आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े उलझे हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ हमारे देश को विशाल और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है और दूसरी तरफ एक ऐसा सेंसिटिव इकोसिस्टम है जिसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन दोनों के बीच बैलेंस आखिर कैसे बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कोई मामूली कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोलॉजिकल रणनीति का हिस्सा है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव में हम विजन डॉक्यूमेंट के उन सभी अहम तथ्यों और आंकड़ों को डिकोड करते हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, रणनीतिक समुद्री हब। दूसरा, इसके 4 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, पर्यावरण और जनजातीय संरक्षण। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। और फाइनली, विकास और प्रकृति का वो अहम संतुलन। हम इन सभी पहलुओं को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर देखेंगे। अब मुख्य विषय पर आने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है। कभी सोचा है आपने कि भारतीय कार्गो विदेशी बंदरगाहों जैसे कोलंबो या सिंगापुर पर इतना ज्यादा निर्भर क्यों है? इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि फिलहाल हमारे भारतीय पोर्ट्स के पास उन विशालकाय जहाज़ों को हैंडल करने के लिए ज़रूरी गहराई है ही नहीं। और सच कहें तो इसकी वजह से हर साल देश को रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसी बड़ी आर्थिक समस्या का पक्का समाधान अब ग्रेट निकोबार में खोजा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम हब। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि आज के समय की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जरूरत है। म्यांमार, चीन और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश समंदर में अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत तेजी से डीप वाटर फैसिलिटीज बना रहे हैं। ऐसे में अंडमान सागर और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी एक मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना भारत के लिए अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन चुका है। इस पूरी रणनीति का सबसे अहम आंकड़ा अगर कोई है तो वो है 40 नॉटिकल मील। ग्रेट निकोबार द्वीप ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ और सिर्फ 40 नॉटिकल मील की दूरी पर है। और मजे की बात यह है कि यहाँ नेचुरली 20 मीटर से ज्यादा की गहराई मिल जाती है। ये खास लोकेशन इसे एक ऐसा परफेक्ट गेटवे बनाती है जो ग्लोबल समुद्री व्यापार को सीधा अपनी तरफ खींच सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से की तरफ, इस हब को बनाने वाले 4 प्रमुख बुनियादी ढांचे। विजन डॉक्यूमेंट बताता है कि इस पूरे समुद्री हब को खड़ा करने के लिए 4 विशालकाय पिलर्स बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस मास्टर प्लान का पैमाना आखिर कितना बड़ा है। इस मास्टर प्लान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों मेगा प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सिंक में काम करेंगे। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक बहुत बड़ी टाउनशिप और एक हाइब्रिड पावर प्लांट शामिल है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही नए सिरे से बसाने की तैयारी है। तो पहला पिलर है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसे हम शॉर्ट में ICTT भी कहते हैं। ये इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है। जरा सोचिए, 14.2 मिलियन TEU की भारी भरकम कैपेसिटी। इसका सीधा सा टारगेट है गेटवे और ट्रांसशिपमेंट कार्गो को अपनी ओर लाना। इसी के जरिए उन विदेशी बंदरगाहों पर हमारी वो जो निर्भरता थी ना, वो कम होगी और करोड़ों का राजस्व देश के भीतर ही रहेगा। और अब एयरपोर्ट की बात करें तो इस चार्ट को देखिए। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरुआत में तो 1 मिलियन यात्रियों को संभालेगा, लेकिन आगे चलकर इसके 10 मिलियन तक पहुंचने का सॉलिड अनुमान है। अब ये आंकड़ा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि फुकेत और लंकावी जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स यहां से बहुत करीब हैं। आज की डेट में पोर्ट ब्लेयर की कैपेसिटी सिर्फ 1.8 मिलियन है, तो टूरिज्म के नजरिए से ये एयरपोर्ट एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। तीसरा पिलर है एक सुनियोजित टाउनशिप जो 16,610 हेक्टेयर के विशाल इलाके में फैली होगी। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पोर्ट और एयरपोर्ट को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो उन कर्मचारियों, सर्विस प्रोवाइडर्स और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रॉपर रिहायशी और कमर्शियल स्पेस देने के लिए इस टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। अब इतना सब कुछ बिना बिजली के तो चलेगा नहीं। चौथा पिलर ऊर्जा आपूर्ति का ही है। फिलहाल अंडमान और निकोबार में ज्यादातर काम डीजल जेनरेटर से चलता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 450 MVA गैस और सोलर हाइब्रिड सिस्टम का प्रपोजल रखा गया है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को बिना रुके चलाने के लिए एक पावरफुल और कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई होना बहुत जरूरी है।
ये सब तो हो गई विकास की बातें, लेकिन अब आते हैं तीसरे और सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर, पर्यावरण और जनजातीय संरक्षण। जाहिर है, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होगी तो नेचर पर कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ही। इसीलिए विजन डॉक्यूमेंट में पर्यावरण को लेकर बहुत सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं, जिसमें EIA 2006 और ICRZ 2019 के तहत स्पष्ट मंजूरियां शामिल है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के लिए 42 बहुत ही कड़ी शर्तें यानी कंप्लायंस कंडीशंस अनिवार्य की गई हैं और जो पर्यावरणीय नुकसान होगा उसे बैलेंस करने के लिए कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन यानी क्षतिपूर्ति वनीकरण का प्लान है। ये वनीकरण लगभग 97.30 स्क्वायर किलोमीटर के एक बड़े क्षेत्र में किया जाएगा, जो सच में एक बड़ा कदम है। अब इस डोनट चार्ट को देखिए, ये काफी कुछ साफ कर देता है। पूरे द्वीप के कुल वन क्षेत्र का केवल 1.82% हिस्सा ही इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 98% से ज्यादा जंगल बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये आंकड़ा इस बात को हाईलाइट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और हाँ, लोकल कम्युनिटीज का क्या? ट्राइबल वेलफेयर इस चर्चा का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। सोर्स मटेरियल में साफ साफ लिखा है, शोम्पेन और निकोबारी समुदायों के लिए कोई विस्थापन प्रस्तावित नहीं है। मतलब सरकार ने स्ट्रक्चरली ये तय किया है कि किसी भी मूल निवासी को वहां से हटाया नहीं जाएगा। और ये आंकड़ा तो शायद आपको हैरान कर दे, प्लस 3.912 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, रीनोटिफिकेशन के बाद वहां के नोटिफाइड ट्राइबल रिजर्व एरिया में असल में 3.912 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी होने जा रही है। भले ही प्रोजेक्ट का पहला फेज कुछ ऐसे इलाकों में हो जो 1972 से ही रेवेन्यू लैंड रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ट्राइबल रिजर्व का दायरा बढ़ाया ही जा रहा है। अब बात करते हैं रिस्क और डिजास्टर मैनेजमेंट की। देखिए, कोई भी मास्टर प्लान तब तक अधूरा है जब तक कि वो किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार न हो। और ग्रेट निकोबार के मामले में ये इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि ये इलाका भूकंप और साइक्लोन जैसी चीजों के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। इसीलिए यहाँ एक बहुत ही डिटेल्ड में रिस्क असेसमेंट किया गया है। इसमें सुनामी, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को तो शामिल किया ही गया है, साथ ही इंडस्ट्रियल खतरे और एक्सीडेंट्स जैसी इमरजेंसी से निपटने का भी पूरा प्लान है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वो किसी भी हालात में डटा रहे। और यहीं पर वो हाइब्रिड पावर प्लांट एक बार फिर से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो 450 MVA का हाइब्रिड प्लांट है, ये सिर्फ कार्बन एमिशन ही कम नहीं करेगा, बल्कि इसकी डिजाइन ऐसी है कि ये किसी भी क्राइसिस के दौरान एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा। इमरजेंसी में बिजली की सप्लाई ना रुके, ये सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फाइनली अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विकास और प्रकृति का संतुलन। अभी तक हमने जो भी देखा वो हमें यही बताता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट के ढांचे खड़े करने के बारे में नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी तीनों को एक साथ लेके चलने की एक बेहद जटिल कोशिश है। अगर हम सरकार के इस पूरे विजन को समराइज करें तो वो इन 4 लक्ष्यों में सिमट जाता है। पहला, समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करना। दूसरा, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना। तीसरा, लोकल जनजातियों को प्रोटेक्ट करना। और चौथा, पर्यावरण को बचाए रखना। विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक इन चारों टारगेट्स को एक साथ अचीव किया जाना है। मुझे डॉक्यूमेंट का ये कोट काफी दिलचस्प लगा। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर विकास करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हमेशा प्रकृति का नुकसान ही करना पड़े। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जिस पैमाने और जटिलता के साथ इस मास्टर प्लान को तैयार किया गया है, क्या ये प्रोजेक्ट भविष्य में ऐसे संवेदनशील इलाकों में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक आइलैंड तक सीमित नहीं रहने वाला।